तो ये हमारी क्लास नंबर 3 है। हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स of each element is same on both the sides is known as balanced chemical equation। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था MgO2 MgO। इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर दो एलिमेंट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी वही होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग नंबर ऑफ़ एटम्स देखें मैग्नीशियम के तो 2 हैं, और इधर देखें तो यहाँ भी 2 हैं। अगर यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन के एटम्स देखें तो नीचे 2 है तो इसको 2 माना जाएगा, तो 2 है। और इधर देखें तो ये इनटू हो जाता है। ये जो 2 है वो Mg के संग में इनटू होता है, O के साथ भी, तो O के भी 2 है। तो दोनों तरफ मैग्नीशियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 2 एटम है, और ऑक्सीजन के भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 2 एटम है। तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। नोट में देखते हैं, in a chemical equation the reactants are written on the left hand side LHS with a plus sign between them। तो ये रिएक्टेंट होते हैं। यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड लिखे हुए हैं और बीच में प्लस है। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। तो यहाँ पर तो एक ही प्रोडक्ट है, और होता तो प्लस करके लिख सकते थे। तीसरा है द एरो इज प्लेस्ड बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है, इसके बीच में एक एरो प्लेस होता है between them। The arrow is placed between reactants and products। The arrowhead points towards the products and shows the direction of the reaction। तो ये एरो का जो हेड होता है वो प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करता है, वो डायरेक्शन शो करता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। According to the law of conservation of mass, the total mass of the element present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of elements present in the reactants। तो क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर Mg का कुछ मास होगा, ऑक्सीजन का कुछ मास होगा, तो ये टोटल मास आपका प्रोडक्ट में भी रहना चाहिए। तो ये कैसे रहेगा कि अगर एलिमेंट के नंबर सेम रहेंगे दोनों तरफ, मतलब मास भी सेम है। तो वही यहाँ लिखा है, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, हैंस वी नीड टू बैलेंस एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अनुसार आपका जो मास है वो दोनों सेम होना चाहिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। अगला क्वेश्चन है, राइट द वर्ड इक्वेशन देन द केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड स्केलेटल एंड देन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन से वर्ड इक्वेशन, उसके बाद अनबैलेंस या स्केलेटल इक्वेशन, और फिर बैलेंस इक्वेशन। Zinc granules react with dilute sulfuric acid to form zinc sulfate and evolution of hydrogen। तो यहाँ पर फिर से जिंक है हमारे पास, फिर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और बन क्या रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं, जिंक प्लस डाइल्यूट लिख सकते हैं, DIL, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। स्केलेटल इक्वेशन हो जाएगा जिंक का Zn। ठीक है, ये आपका फिजिकल स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। H2SO4 एक्वस होता है, ZnSO4 आपको इसके फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान होने चाहिए। ठीक है, ZnSO4 एक्वस प्लस हाइड्रोजन H2। तो फॉर्मूलाज क्लास 9th में हमने चैप्टर 3 में है NCERT में, तो अब हमें डायरेक्ट ध्यान होने चाहिए। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस के लिए सबसे पहले देखते हैं एक एक एलिमेंट। Zn यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब Zn से बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन 2 और 2 है। अब सल्फ़र देखें तो सल्फ़र यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, SO4 को कई बार एक साथ लिया जाता है, तो यहाँ 1 SO4 है, यहाँ भी 1 SO4 है, तो ये बैलेंस ही है। तो हमने स्केलेटल इक्वेशन जो लिखा वो बैलेंस ही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन भी यही हो जाएगा। ये गैस होता है हाइड्रोजन और ZnSO4 एक्वस। अगला क्वेश्चन है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये आपका NCERT में अच्छे से टेबल बना के दिया, आप उसको ज़रूर रीड करेगा, NCERT की एक एक लाइन, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं पहले ये बैलेंस है कि नहीं। तो आयरन Fe आयरन यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पर 3 है, मतलब 3 एटम, तो पहले अनबैलेंस है। तो कोई भी एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में अगर अनबैलेंस है तो पूरा इक्वेशन अनबैलेंस माना जाएगा। जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, हाइड्रोजन के अनुसार तो बैलेंस है, लेकिन क्योंकि Fe बैलेंस नहीं है तो पूरा इक्वेशन अनबैलेंस्ड माना जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसको शुरू कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि एक एक करके शुरू करते हैं। आयरन को ही देखते हैं, आयरन यहाँ 3 है और यहाँ पर 1 है। तो हम लोग
3 से इंटू कर देते हैं। अब इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है कि दोनों जगह सेम होना चाहिए, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो क्यों ना 3 यहीं कर दें, तो ये गलत है। हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा, तो क्यों ना यहीं 4 कर दें, ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है पहले इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, आप इनको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। आपको सिर्फ यहाँ लेफ्ट में, जिसको हम लोग कोफिशिएंट या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, वहाँ कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या है, Fe3 है 3 बार, तो यहाँ भी Fe है, तो यहाँ नहीं कर सकते, हम लोग को यहाँ लिखना होगा 3, ठीक है। तो Fe बैलेंस हो गया। उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4 है, तो हम लोग यहाँ 4 नहीं लिख सकते। जब हमारे पास प्रोडक्ट में 4 है तो रिएक्टर में ही 4 होगा, पर हम लोग 4 यहाँ नहीं लिख सकते नीचे, हम लोग को लेफ़्ट में ही लिखना होगा। तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। अब दिक्कत क्या होती है कि कई बार ऐसा होता है कि एक आप बैलेंस करेगा, दूसरा अनबैलेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन तो 4 1 4 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2, पहले 2 और 2 ठीक था, पर अब यहाँ 2 है और यहाँ पर आप इंटू करेगा 4 2 8, यहाँ 8 हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की दिक्कत आ गई, तो हाइड्रोजन को हम लोग को क्या करना होगा, 8 करना होगा, यहाँ 2 ही है, तो 2 4 8, तो यहाँ 4 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा चेक करेंगे, आयरन यहाँ पर 3, यहाँ भी 3, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 2 8, यहाँ भी 4 2 8, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 1 4 और यहाँ भी 4, मतलब अब ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है। आप पहले ऑक्सीजन भी कर सकते थे, हाइड्रोजन, आपको जो सही लगे आप पहले वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ मैंने टेबल वाइज नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्ट किया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने दो तरह से किया, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आयरन को कर दिया, ठीक है। तो जब तक पूरा बैलेंस नहीं होता है तब तक सबको हम लोग बोलते हैं पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। तो पहले मैंने आयरन को कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, ऑक्सीजन को किया है, ओके। और ऑक्सीजन को करने के बाद यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को भी कर दिया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर पहले मैंने आयरन को किया है तो आयरन हो गया, उसके बाद मैंने ऑक्सीजन को या फिर मैंने हाइड्रोजन को कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 2 8, 4 2 8, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया, 4 1 4 और 4, ठीक है। ऐसा भी आप समझ सकते हैं। या फिर अगर आप पहले ऑक्सीजन को करना चाहें तो फिर आपको अगले स्टेप में हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना होगा, कैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये गैस है तो यहाँ पर मैंने फिजिकल स्टेट भी लिख दिया, H2O गैस मतलब वाटर वेपर का बात हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ मैंने क्या किया है, पहले आयरन को नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन को ही किया है। जैसे यहाँ पर मैंने 4 टाइम्स किया तो 4 2 8, तो यहाँ भी 4 टाइम्स किया, 4 2 8, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या है, उसके बाद मैंने आयरन को किया है, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करने से ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया 4 और 4। तो कई बार ऐसा होगा आप एक को बैलेंस करिए तो 1 या 2 या 3 एलिमेंट्स अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, और कई बार होगा आप एक को बैलेंस करिए तो दूसरा बिगड़ जाएगा, दूसरा अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द फार्मूलाज आर नॉट चेंज बाय बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। जैसे फार्मूला H2 ऐसे Fe3O4 है, Fe3O4। मान लीजिए ऑक्सीजन को 8 करना है तो आप 4 की जगह 8 नहीं लिख सकते, ये फार्मूला इसको बिल्कुल हमें चेंज नहीं करना है, इसलिए ब्रैकेट में ले लिया गया एनसीईआरटी में। हम लोग यहाँ पर देखते हैं द फार्मूलाज आर नॉट चेंज बाय बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। ये फिजिकल स्टेट्स होती हैं कि सॉलिड है, कि गैस है, कि लिक्विड है, कि एक्वस है। तो जब तक बोला नहीं गया तब तक हम लोग फिजिकल स्टेट नहीं लिखते हैं, लेकिन जनरली जब हम लोग को एग्जाम्पल देना होता है या बोला जाता है या हमें समझना होता है तो हम फिजिकल स्टेट लिख देते हैं। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above or below the arrow in the equation. तो कभी कभी क्या टेम्परेचर, क्योंकि सब प्रैक्टिकल होता है, हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं तो जनरली प्रैक्टिकल होता है। 11th-12th में बहुत सारे आपको रिएक्शंस मिलेंगे जिसमें कैटलिस्ट और टेम्परेचर मेंशन है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो इसमें 340 atm का प्रेशर लिया जाता है और यहाँ लिक्विड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर जो आपका CO2 प्लस वाटर है तो उसमें सनलाइट और क्लोरोफिल भी लिया जाता है, ठीक है। ये काम करते हैं रिएक्शन, ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है उसमें। तो आप देखिएगा 11th-12th में अगर आप कंटिन्यू करते हैं साइंस से तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, कैटलिस्ट क्या है जो रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं उसके रेट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है, ये एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है।
तो मैग्नीशियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल दैट रेडली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द एयर फॉर्मिंग अ वाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। तो मैग्नीशियम जब एयर में रहता है तो अपने आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर लेता है। द MgO layer is a stable compound and acts as a barrier preventing further reaction of the underlying magnesium metal with oxygen। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है वो और रिएक्शन नहीं होने देता है, जो इसके अंदर मैग्नीशियम होगा उसको और रिएक्शन नहीं होने देता है ऑक्सीजन से। बाय क्लीनिंग द मैग्नीशियम रिबन टिपिकली विद सैंड पेपर, जनरली सैंड पेपर से हम लोग क्लियर करते हैं, बिफोर बर्निंग दिस ऑक्साइड लेयर इज रिमूव्ड अलाउइंग द अंडरलाइंग मैग्नीशियम टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड बर्न इफेक्टिवली प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट वाइट फ्लेम। ठीक है, तो जब हम लोग बर्न करते हैं तो जो मैग्नीशियम के ऊपर जो कोटिंग होता है वो प्रिवेंट करता है, ठीक है, मैग्नीशियम को बर्न होने से। तो हमें पहले वो कोटिंग हटाना पड़ता है, फिर अंडरलाइंग जो हमारा मैग्नीशियम होता है उसके नीचे मैग्नीशियम वो अच्छे से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और बर्न करता है। ठीक है, तो ये तो बड़ा आंसर हो गया, आप छोटा भी लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर दैट इज़ फॉर्म ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। ऐसे करके आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, इसको देखते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन H2 होता है, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो हमें सबसे पहले इक्वेशन सही लिखनी है, फार्मूला सही लिखना है बैलेंस करने के लिए। ये आसान है, H2 यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो 2 से इंटू करें, और जैसे ही 2 से इंटू करें तो क्लोरीन भी अपने आप बैलेंस हो गया, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव BaSO4 प्लस AlCl3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, SO4 को एक साथ लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं बोलेंगे सल्फ़र, वैसे देखें तो सल्फ़र कितना है 3 है, ये इंटू हो जाता है, और 4 × 3 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पर SO4 को एक साथ लेंगे तो यहाँ पूरा SO4 3 बार है और यहाँ पर SO4 1 बार है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले SO4 को बैलेंस कर देंगे, तो ये 3 लिख देंगे इधर। तो अब ये पूरा SO4 कितना है 3 बार है और यहाँ भी SO4 3 बार है, तो SO4 बैलेंस हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि Ba 3 बार है, यहाँ 1 ही बार है, तो यहाँ पर 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ Ba भी 3 बार हो गया। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं, तो यहाँ पर अगर क्लोरीन देखेंगे तो क्लोरीन हमारा 3 × 2 = 6 बार है और यहाँ पर सिर्फ 3 बार था, तो यहाँ मैंने 2 से भी इंटू कर दिया, तो 2 × 3 = 6, तो यहाँ क्लोरीन भी हमारा 6 बार हो गया। और एल्यूमिनियम अपने आप बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम 2, तो यहाँ भी 2 हो गया। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं बोर्ड में, है ना, ये सब कुछ बीच के स्टेप्स हैं, इनको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसमें लिख दिया। अगला है सोडियम प्लस क्लोरीन, ये N होगा, क्लोरीन गिव सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर हमारा क्लोरीन 2 बार है, यहाँ पर 1 ही बार है, तो मैंने 2 से इंटू कर दिया। अब 2 से इंटू करने से क्या हुआ कि हमारा सोडियम 2 बार हो गया और यहाँ पर 1 ही बार है, तो सोडियम को यहाँ भी 2 बार कर दिया। ठीक है, 4th नंबर है सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये सोडियम हो गया, ये वाटर हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो हाइड्रोजन कितना बार है, 1 बार और 2 बार, तो इसको ऐड कर देते हैं, मतलब हाइड्रोजन 3 बार है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही बार है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोसीड कैसे करेंगे, ठीक है, 3 और 2 को इक्वल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ना एक इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग खुद से ना 2 से इंटू कर देते हैं, 2 से हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटू कर देते हैं। 2 से इंटू करने से होगा क्या कि 2 से इंटू करने से यहाँ पर हाइड्रोजन 4 टाइम्स हो जाएगा, और अब यहाँ 2 टाइम्स है तो 2 से इंटू करके 4 और 4 कर सकते हैं। पहले यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन 2 बार 3 बार, तो 2 और 3 को कैसे बैलेंस करें। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हमने हाइड्रोजन को किसी तरह 4 कर दिया, तो अब 2 × 2 = 4 हो जाएगा इधर, है ना। तो इसलिए पहले यहाँ पर 2 से इंटू किया तो अब हाइड्रोजन टोटल 4 हो गया। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 से इंटू कर देंगे तो अब हाइड्रोजन हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो टोटल 4 टाइम्स, और ये 2 × 2 = 4, ये भी हमारा 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर जब 2 से इंटू किया तो सोडियम 2 टाइम्स है, ठीक है, तो यहाँ भी सोडियम 2 टाइम्स हो गया, और ऑक्सीजन बैलेंस हो ही गया है, 2 × 1 = 2 और यहाँ भी 2 × 1 = 2। तो ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, NCERT में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस है, विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और फिर अगला हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर।
ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बार आप इसको ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आगे बढ़ेंगे।